पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा क्या है, कंट्री इसी के थ्रू रन अप होता है, मतलब इसी के थ्रू चलता है। चाहे आप प्रधानमंत्री बनो या आम नागरिक, हर एक को अपना अपना कर्तव्य या फिर अपने आप का जो ड्यूटी दिया गया है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आप उसको संचालन करते हो, उसको चलाते हो। तो हम लोग आज देखेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, ठीक है ना, उसमें सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसको हम लोग कैसे करके गवर्न करते हैं और किसके थ्रू करते हैं। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंडिया पे हो गया है। 140 करोड़, ठीक है ना, 140 करोड़ के जनसंख्या को एक साथ रखना और उसको लॉ फॉलो कराना, और जिसमें जिस लेवल का डाइवर्सिटी है, कैसे करके उसको संभाल पाएंगे। लेकिन उसको संभालने के लिए सबसे बेसिक फाउंडेशन चीज बना दी है, जिसमें सबका कॉन्सेंसस बिल्डिंग है कि हाँ, इसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो और कुछ भी हो, सबको उसी के थ्रू ही अपना पूरा निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे खड़ा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो हम लोग क्या है, स्टार्ट करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पीछे का कारण हमको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिटर्न है, मतलब नॉन रिटर्न भी हो सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या नॉन रिटर्न हो सकता है क्या, बिना कोई लिखे भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भैया। कहाँ का होता है, जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है, बस ओनली कन्वेंशन पे चलता है। मतलब इतने समझदार है लगता है वहां पे कि पार्लियामेंट जो डिसीजन ले ले, जो उनका विल ऑफ द पार्लियामेंट होगा उसी के हिसाब से चलेगा। यानी कि ब्रिटेन में क्या चलता है, जो पार्लियामेंट निर्णय कर लिया उसी के हिसाब से चलता है। बट हमारे कंट्री में क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेरिका में भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहला जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, ऐसे तो बहुत सॉक्रेट पहले ही बना ले रहता है, जो एथेंस स्टेट सुने होंगे, ठीक है ना, स्पार्टा वाला मूवी देखे हो, 300 वाला, ठीक है ना, तो स्पार्टा वाला, ठीक है ना, एथेंस वाला, वहां पे सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ बनाए थे सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो लोग। लेकिन अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कौन है, अमेरिका सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लेके आता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो विशेषता है या फिर जो सबसे पहला जो चीज है इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। उसमें देखोगे तो कितने कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उसमें क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखा गया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 448 आर्टिकल्स है, जिसको 42 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्लस 12 शेड्यूल है। तो आपको याद करके रखना है, 12 शेड्यूल है, ठीक है ना, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो आर्टिकल्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, जिसके थ्रू ओबीसी को, ठीक है ना, 10% का कोटा मिला है, जीएसटी एक नया जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया है इस टाइप का। तो कारण क्या है, हम लोग की कंट्री का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने का कारण कोई बताएगा, डाइवर्सिटी है। आपको एक कंसेंसस बिल्डिंग करने में इतना दिक्कत हो जाती है, एक छोटा सा क्लास है, 10 जन रहता है, 10 जन को पूछने में हम लोग का कंसेंसस बिल्डिंग करने में मुश्किल हो जाता है। किसी की एक का एक ये रहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। पूरा इंडिया है, 140 करोड़ लोग हैं, कैसे करके कंसेंसस बिल्डिंग करोगे। तो उसके कारण क्या हो गया, हम लोग का क्या बहुत सारा फैक्टर हो गया, जिसके कारण हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा लेंथी हो गया। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। हम लोग के ज्योग्राफी में अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। राष्ट्रगान जब गाते हो तो क्या गाते हो, जनगण मन, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, ठीक है ना। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, मतलब ये हो गया उड़ीसा, ठीक है ना, हिमालय। तो क्या कि इतना डाइवर्सिटी है, इन लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग तरीके से रहते हैं सालों साल से ना, हजारों साल से। तो एक सिंपल सा रूल लेके आओगे तो क्या है, दूसरा कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं मानना चाहता, तो क्या कर लोगे। तो क्या है कि कॉन्सेंसस बिल्डिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसी कारण सब चीज को लिखना पड़ा। तो कहीं कोई बोलता है कि भैया मैं क्यों फॉलो करूँ, तो बोल देंगे हाँ भाई हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, यहाँ पे लिखा है ये पढ़ लो, ठीक है ना। कोई बोलता है इक्वालिटी क्यों बिलीव करना चाहिए, या फिर किसी को आप
अनटचेबल प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, या फिर अपॉर्चुनिटी फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है, कुछ भी बोल सकते हो, कहाँ तक बोल सकते हो, सब कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दूसरा जो कारण है हिस्टोरिकल कारण, क्योंकि हिस्टोरिकल कारण में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक हम लोग बैठे थे जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो क्या है, वही खुद बल के था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही ना हम लोग क्या 1935 को उसी को रूबरू उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसी को ही हम लोग ने लेके रखा है। दूसरा क्या है, हम लोग ने क्या बनाया है, बल्क होने का कारण क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग का कंट्री 3 स्टेज में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट भूपेश बघेल, और नीचे में लोअर गवर्नमेंट। लोअर गवर्नमेंट कौन होता है, पंचायत, सरपंच। तो क्या है कि हम लोग ने सबके लिए एक ही जगह पे नियम बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसी कारण बल्कि हो गया, लेंदी हो गया, ठीक है। और लास्ट चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सब लोग मिले थे और बहुत ज्यादा डिस्कशन डिबेट किए थे 2 साल तक। उसके बाद ये बोले कि ये कानून हम लोग को चाहिए, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हमारा देश ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, सब कहाँ पे डिबेट होके बना है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन है, मोस्टली कौन लोग थे, लॉयर लोग थे। गांधी क्या था, लॉयर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू लॉयर थे, ठीक है ना। एम.एन. रॉय हो गया, जितने भी जो भी जितना भी आप लीडर जानते हो मोस्टली लोग को क्या थे, लॉयर थे। और लॉयर लोग का जानते हो एक चीज को बताने के लिए कितना चीज बल्कि चीज लिखते हैं, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा फाइल बनाते हैं। तो उसके कारण क्या हो गया कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लेंथ बढ़ गया। और ब्रीफ है, हर चीज का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम जितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में खोजे ना तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का एक और भी चीज है, इतना बड़ा बनाया है तो हम लोग के उतना टाइम में क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको ड्राफ्टिंग करने का क्या होता है अध्यक्ष बनाया गया था। तो उन्होंने क्या था, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी वहीं पे था 1950 के आसपास में, दुनिया का और इंडिया में भी सबसे सबसे बहुत पढ़े लिखे, या फिर सबसे डबल डिग्री ले लिया था, पीएचडी का भी डबल डिग्री लिया था, ठीक है ना। तो वो क्या बोले थे कि मैंने क्या किया है, पूरे जो वर्ल्ड के जो जितना अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन है उन लोग को पूरा को सबको देखा है, और सबसे अच्छा पॉइंट या फिर सबको देखा है, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो क्या है कि अलग अलग चीज अलग अलग कंट्री से हम लोग इंस्पायर हुए हैं, ठीक है ना। और वो जो हमारे कंट्री को सूट करता है उसी को हम लोग ने अडॉप्ट किया है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, मतलब देश कैसे चलेगा कैसे बनेगा, जो बोलते हैं ना, संसद है, ठीक है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट का कैसे स्ट्रक्चर, जो फेडरल सिस्टम होगा, कोर्ट होगा, जुडिशरी होगा, सब फिर क्या होता है, प्रेस का क्या जिम्मेदारी होगा, ये सब क्या है वो हम लोग ने कहां से लेके आया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। और यही एक्ट के थ्रू, ये हमेशा याद रखना, ये एक्ट कब तक चल रहा था, इस एक्ट के थ्रू पूरा देश चल रहा था 1950s तक, ठीक है ना। कब तक चल रहा था, 1950s। अगर क्वेश्चन आएगा 1947 तक, नहीं, 1950s तक चल रहा था, क्योंकि 1950s में फिर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, फुल्ली अडॉप्ट करते हैं। 26 जनवरी 1950s को हम लोग ने फुल्ली अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कब तक चलते रहता था, यही एक्ट के थ्रू देश कब तक चल रहा था, 1950। उसके बाद फिर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिलोसॉफिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट मतलब जिंदा कैसे रहना है, क्यों रहना है, ठीक है। एक फिलोसॉफी रहता है कि हर एक आदमी का एक ईमान रहता है, या फिर बोल सकते हैं एक फिलोसॉफी रहता है कि मेरे को ये चीज नहीं करना है, मेरे को ये करना है, जो एथिक्स और मोरालिटी वाला पार्ट होता है। तो उसका जो फिलोसॉफिकल पार्ट हम लोग कहाँ, जो हम लोग में लिखा है, एक फंडामेंटल राइट बोलते हैं फिलोसॉफिकल पार्ट, और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, वो हम लोग ने कहां से लिया है, अमेरिका और आयरिश से लिया है, ठीक है ना। जो फिलोसॉफिकल पार्ट, देश को कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो हम लोग ने कहां से लिया है। एक तो फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट मैं आगे बताऊंगा। दूसरा चीज मैं बताऊंगा डीपीएसपी क्यों इंपॉर्टेंट मैं आगे बताऊंगा। दो चीज होता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट क्या करता है, सरकार को लिमिट करता है, किसको लिमिट करता है, सरकार को। और किसको पावर देता है, इंडिविजुअल आदमी को पावर देता है। यानी कि मोदी जी भले ही जितना भी पावरफुल आदमी हो, लेकिन वो आपके फंडामेंटल राइट को इंक्रोच नहीं कर सकते, या फिर कोई भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको छीन नहीं सकते, ठीक है ना, बिना रीजन के, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ने बोल दिया, ठीक है ना, कुछ बोला आपने कि मैं पैलेस्टाइन का समर्थन करता हूँ, भारत सरकार का आपको पता है कि इसको समर्थन कर रहा है, फिर अचानक आपने बोला दूसरा को समर्थन कर दे, आपको लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक। तो आपको कोई भी आगे अरेस्ट नहीं करेगा, लेके नहीं जाएगा, अरेस्ट करके लेके भी जाएगा ना तो आपको लॉजिकली उसको प्रूव करना पड़ेगा इसको क्यों अरेस्ट किए हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट किसको रिस्ट्रिक्ट करता है, दिमाग में रखे रहो, सरकार को, उसका पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करता है, ये भी सरकार को पॉजिटिव वे में रिस्ट्रिक्ट करता है, ये नेगेटिव वे में रिस्ट्रिक्ट करता है।
फंडामेंटल राइट उन लोग के पावर को रोकने की कोशिश करता है कि आर्बिट्ररी पावर डेवलप मत करे, कुछ भी ऐसा नियम कानून न बना दे जिसका जो फंडामेंटल इक्वालिटी का प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी किसी से छीन रहा है, या तो फिर किसी का लाइफ को थ्रेटन कर रहा है। लेकिन दूसरा चीज जो होता है डीपीएसपी, ये क्या है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में सरकार को रोकता है या फिर ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब डीपीएसपी का कुछ सिद्धांत है जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, गाय की रक्षा करना है, ठीक है ना, ये वाला है, काउ स्लॉटिंग को बैन करना है, ग्राम पंचायत बनेगा, ग्राम सभा बनेगा, ठीक है ना, जो आपका 6 साल के बच्चे लोगों को आपका एजुकेशन देना है, कंपलसरी करना है। तो क्या है कि जब भी सरकार कोई भी नियम पॉलिसी बनाएगा तो क्या है कि बहुत सारे डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसको मद्देनजर लेकर बनाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बनाएगा। और ये जो डीपीएसपी में वो लोग दिए हैं, हमारे जो उतना टाइम इंडिया को आजाद बना के एक सपना देखे थे कि हमारा देश कैसे बनेगा, वही लोग ने यहाँ पे डीपीएसपी में लिखा है। तो जब भी कोई सरकार आएगा, आज कल परसों कभी भी, तो जब भी कोई नया नियम कानून बनाएगा उसको इंडिया का डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट जो चुन के जाएंगे वो लोग कैसे लिए हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। और कैबिनेट गवर्नमेंट का कहां से डिराइव होता है, कहां से, ब्रिटेन से लिए, ठीक है ना, बस इतना ही पता रहना चाहिए, ब्रिटेन से रहने लिए हैं, ठीक है ना। हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे करके लेंगे, कहां पे लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला था, सबसे ज्यादा चीज हम लोग कहां से लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आपको पता रहेगा, दिमाग बस खोल के रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको टीवी में देखोगे, बातें सुने होगे किसी से, ठीक है ना। फेडरल स्कीम, फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म, ठीक है ना, बार बार मोदी जी उनका स्पीच अगर सुनेंगे तो, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेंट फेडरलिज्म, ठीक है ना। फेडरलिज्म का मतलब सिंपल से बात है, स्टेट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट होगा, सिंपल सा बेसिक है अभी के लिए। जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म बहुत बड़ा चीज होता है, अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक ये समझ लो फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और गवर्नर क्या होता है, किसी को पता है गवर्नर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है मोदी जी, ठीक है। और एक है स्टेट गवर्नमेंट हो गया भूपेश बघेल, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, किस कौन सा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बस ये बता दो। उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि लोग एक रहते हैं, लोग तो वही रहेंगे, लेकिन वही लोग क्या है राज्य सरकार को चुनेंगे, वही लोग केंद्र सरकार के जो गवर्नमेंट को चुनेंगे। मतलब अभी जो कल परसों और क्या होता है 17 तारीख को हम लोग अपना लोकसभा विधानसभा में चुनेंगे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में भूपेश बघेल, या फिर एमएलए चुनेंगे, क्या चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे। और वही लोग अगले साल जून में क्या चुनेंगे, वही लोग अगले साल जून में क्या चुनेंगे, जनरल इलेक्शन होगा, मोदी जी वाले को चुनेंगे, ठीक है ना, जो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनेंगे, तो वही लोग, तो एमपी हो गया, एमएलए हो गया। अब देखो पूरा कंट्री एक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक लिंकेज होना चाहिए ना, दो एक पावर स्ट्रक्चर, अगर एक ही लोगों को रूल कर रहा है, हमको तो रूल कौन कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी कर रहे हैं, दूसरा हम लोग को रूल कौन कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट और भूपेश गवर्नमेंट के बीच इंटरलिंकिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो एक ऑफिस बनाया गया, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर रहता है हर स्टेट में। उसके बाद जुडिशरी का सिस्टम हम लोग यहाँ से लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 पे। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी सुने हो, यूपीएससी सुने हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले जो हर एक स्टेट का हर एक का पीएससी होता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑल इंडिया सर्विस बोला जाता है, ठीक है ना। यूपीएससी क्या कंडक्ट कराता है, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस कराता है, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विस। उसमें ऑल इंडिया सर्विस में कौन आते हैं, आईएएस और आईपीएस। अब देखो यहाँ पे ही देखो, लोग वही हैं, ठीक है, लोग वही हैं, ठीक है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं पे, और वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट है, और उसमें भी कनेक्टिंग पॉइंट कौन रहता है, आईएएस आईपीएस। आईएएस क्या करेगा, सिविल गवर्नमेंट को देख रेख करेगा, और आईपीएस क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को देख रेख करेगा, ठीक है ना, कहीं पे दंगा फसाद ना हो जाए, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा ये। तो क्या होगा, आईएएस और आईपीएस भी दोनों के लिए काम कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो आईएएस रहता है, और वही आईएएस किसके लिए भी काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। वही आईएएस क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम को लॉन्च कर रहा है। तो हम लोग में सिस्टम जो बनाया
लेकिन अब ये आईएएस और आईपीएस को आपको नियुक्ति करना है, क्या करना है, क्या करना है आपको, अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है ना। तो आईएएस और आईपीएस का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, और एमपी और एमएलए का इलेक्टेड होते हैं। दो वर्ड है, एक इलेक्टेड होता है, एक अपॉइंटेड। तो यहाँ पे जो अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करता है, उसके लिए अपॉइंट करने से पहले कौन, तो आईएएस और आईपीएस को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब आप आईएएस बनोगे तो भारत सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर रहेगा और बोलेगा कि आपको भारत सरकार बुला रहा है सर्व करो कंट्री को, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से आते हैं, राष्ट्रपति जी को। लेकिन इसको जो चयन कौन करता है, ठीक है ना, इसको तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का थ्रू होगा। लेकिन इसका चुनाव कौन करता है, चुनाव या फिर इसका मूल्यांकन कौन करता है, इसको मेजर कौन करता है, उसके लिए एक संस्था बनाए पीएससी या फिर जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और यूनियन पब्लिक सर्विस में भी आप ही लोग का जो एग्जाम होगा, सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है यूपीएससी का सिविल सर्विस होता है। उसके नीचे और थोड़ा सा एग्जाम होता है, सीडीएस वगैरह हो गया, उसके नीचे सबसे छोटा क्या है, एनडीए, ठीक है ना, ठीक है ना, एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो एग्जाम होता है, एनडीए यूपीएससी का होता है। और तीसरा इमरजेंसी प्रोविजन, जो भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेके गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा डिटेल पूरा कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके। नेक्स्ट दूसरा चीज अगर देखें तो आपको क्या है, ये तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और कौन कौन सा चीज है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब हम लोग क्या है कि पावर किसके पास रहेगा, पीपल के पास रहेगा। पीपल क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, क्या, किसको, रिप्रेजेंटेटिव को। कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं, एमपी भी हो सकता है और एमएलए भी हो सकता है। और ये एमपी और एमएलए फिर क्या है, पार्टी के थ्रू चुनाव होंगे, उन लोग का खुद का पार्टी रहेगा, ठीक है ना। कोई पार्टी के साथ कोई उठेगा या फिर कोई निर्दलीय भी उठ सकता है, ठीक है ना। और एमपी और एमएलए बनेगा, और एमपी एमएलए फिर बाद में क्या है कि रिप्रेजेंट करेगा। एमपी कहां पे रिप्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट पे। एमएलए कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे रिप्रेजेंट करेगा। और ये लोग क्या करेंगे, जनता के प्रतिनिधित्व हैं और असली पावर इन्हीं के पास रहेगा। और जो पावर जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में रहेगा वो क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। इसी कारण आप बोलते हो, क्या बोलते हो, मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार। क्यों बोलते हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम लोग का क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मोदी गवर्नमेंट या भूपेश सरकार बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए, स्टेट के लिए हो जाएगा तो भूपेश सरकार, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे जाएंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और रूल बनाएंगे। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग ने अपनाया है, ठीक है ना। और दूसरा ये कहां से लेके गया है, ये जो चीजें पूरी चीजें कहां से लेके आए हैं, ये हम लोग यूके से लेके आए हैं। कहां से, यूनाइटेड किंगडम का हम लोग ने लिया है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना दूं लेकिन फॉलो करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं, फॉलो करवाने वाला नहीं होगा तो चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट क्या है, एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। अगर रूल ऑफ लॉ को ही फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो रूल ऑफ लॉ हम लोग कहां से लेके आते हैं, यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, नियम कानून कौन बनाएगा, नियम कानून यहाँ पे। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग मतलब नियम कानून कैसे बनेगा, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट हो सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो कौन बनाएगा, यहाँ से जो चुने हुए एमपी और एमएलए। तो पार्लियामेंट में जीतने वाले भी बैठेंगे और हारने वाले भी बैठेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो जो इसमें क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी बैठेंगे जो जीता है सरकार में। फॉर एग्जांपल अभी कौन है, बीजेपी। तो इसमें कांग्रेस के भी तो हैं, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट में कांग्रेस के भी मेंबर बैठते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे जीता है, जिसके पास लोगों का मैंडेट है, वो सब कहाँ पे बैठेंगे, पार्लियामेंट में, या फिर स्टेट का होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है, सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग का कंट्री को क्या किया, सिंगल सिटीजनशिप दिया। आप उत्तर प्रदेश के हो, क्या बोलते केरल के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या सिटीजनशिप दिया गया, एक ही सिटीजनशिप दिया गया, सिंगल। बहुत सारे कंट्री हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका भी देख लो, डबल सिटीजनशिप चलता है वहां पे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा, हर चीज क्या है, इंडिया में जो डिसीजन कौन लेता है, ये तो पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्लियामेंट में क्या होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्या जो रूल करता है, रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर रूलिंग पार्टी है, ठीक है ना, वो अपने क्या बनाता है, गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट में भी क्या होता है, वो गवर्नमेंट में भी क्या होता है, एक कैबिनेट होता है। क्या होता है, आप सुने होंगे, न्यूज में हमेशा देखते हैं, क्या देखते हैं,
कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या बोलते हैं, कैबिनेट की बैठक ने ये डिसीजन लिया। क्या मोदी जी ने ओनली डिसीजन लिया बोलते हैं क्या? नहीं लेते, ओनली क्या, कैबिनेट ने डिसीजन लिया। और कैबिनेट में कौन रहते हैं? मोदी जी प्लस उसके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है ना, 4 5 6 या फिर 10 जन जो मिनिस्टर हैं इंपॉर्टेंट, वो लोग रहेंगे। और जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन सबको फॉलो करना पड़ता है, उसके मिनिस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है, इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रोग्रेसिव रिट्स। रिट्स अब है क्या है कि हम लोग को क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है ना, इक्वालिटी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो पहन सकते हो, जो खा सकते हो, जो पी सकते हो, जो पूजा कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाता है, ठीक है। राइट टू लिवलीहुड, एकदम डिग्निटी पूर्वक जीने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। अननेसेसरी आपका कोई पुलिस आपको लेके नहीं जाएगी, पूरा अधिकार। आपका कल्चरल राइट है, अगर आप माइनॉरिटी हो, आपका आपका स्पीच है, आपका कोई संस्कृति है, उसको बचाना चाहते हो, उसके लिए भी राइट्स दिया गया है। तो अगर वो जो फंडामेंटल राइट है अगर वो वायलेट होता है तो डायरेक्टली आप कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और रिट्स के थ्रू आप अपने आप को जस्टिस मांगने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक चीज होता है, ठीक है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिविलेज का मतलब क्या समझते हो? प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि कुछ विशेष चीज हो गया। तो क्या है कि जो पार्लियामेंट में जाके यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन करते हैं, डिबेट और डिस्कशन करने में आपको क्या है कि अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ थॉट हो सकता है। कोई व्यक्ति अभी रिसेंटली जब मानसून से क्या बोलते हैं विंटर सेशन चलेगा, तो देखना बहुत सारे मेंबर लोग वहां पे जाके पैलेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, हमको पैलेस्टाइन को समर्थन करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग पूरा स्टैटिक्स देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीज, अलग अलग अपना फैक्टर रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो बोलते हैं, जो उनका क्या बोलते हैं, जो वो बोलते हैं उसके लिए वो कहीं लाइबल नहीं, उसको आप पूछ नहीं सकते कि आपने तो क्या पार्लियामेंट में ये चीज बोला, मीडिया के सामने ये चीज नहीं बोल सकते, नहीं, वहां प्रिविलेज है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जो डिबेट होता है, डिस्कशन में कुछ भी बोल सकते हैं, और उन लोग को बहुत सारा प्रिविलेज दिया जाता है। एक बार आप बन जाओगे क्या, एक बार अच्छा अगर नेता बन जाओगे तो आपको क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह बहुत सारा है। अगर फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति बन जाते हो तो आपके पास जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कुछ नहीं लगेगा, जब तक आप क्या राष्ट्रपति बन के रहोगे या फिर कोई मिनिस्टर बन के रहोगे, तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाता है, इम्यूनिटी मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या है, सेलेक्ट किया गया है कंट्री को सर्व करने के लिए, तो अननेसेसरी आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रिविलेज दिया जाता है। लास्ट में बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब बाई मतलब दो होता है, कैमरलिज्म का मतलब दो सदन है, ठीक है ना, बाइकैमरलिज्म। और इंडिया में पार्लियामेंट कितने सदन है? 2 सदन है। बहुत सारे वर्ड फर्स्ट टाइम आप लोग सुनोगे, ठीक है ना, और सुन रहे होगे, ठीक है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 4-5 क्लास में ये सब चीज समझ में आ जाएगी क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज क्या है? फंडामेंटल राइट। ये हम लोग कहां से लेके आते हैं? फंडामेंटल राइट क्या होता है मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, एटलीस्ट इसको तो आपको जान के रखना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में कोई पुलिस आपको डरा नहीं सके, या फिर कोई भी आपका हायर अथॉरिटी क्या है आपका जो है राइट्स को वायलेट ना कर सके, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिया का जुडिशरी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। ये कहां से हम लोग लेके आते हैं? जुडिशरी रिव्यू, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे करके हटाते हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट हैं और हाई कोर्ट के जज को कैसे करके रिमूव किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ये सब चीज हम लोग को कहां से लेते हैं? हम लोग प्रेसिडेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। हम लोग सोचे डीपीएसपी मतलब स्टेट क्या पॉलिसी बनाएगा, कोई भी पॉलिसी अगर स्टेट को बनाना रहेगा तो उसका एक प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रिंसिपल हमको दिया गया है, तो ये हम लोग क्या है। दूसरा राज्यसभा और लोकसभा होता है। मैं बोला था पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, पार्लियामेंट में क्या होते हैं? 3 चीज होता है। लोकसभा होता है, पार्लियामेंट कभी कोई बोलता है तो 3 चीज आपको दिमाग में आना चाहिए। पार्लियामेंट बोला तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 चीज होगा। कभी भी आपको इंडियन पार्लियामेंट बोला तो मतलब क्या चीज होना चाहिए आपके दिमाग में? लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लोग मतलब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? जो डायरेक्ट पीएम बनेंगे, ठीक है ना, पीएम एमपी बनेगा। तो लोकसभा इलेक्शन से जो चुनाव होंगे, जो जीतेंगे, सब कहां बैठेंगे?
लोकसभा में। राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट, राज्यसभा मतलब राज्य मतलब स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट से, हर एक स्टेट से कुछ कुछ कोटा है, वो लोग जो चुन के जाएंगे वो राज्यसभा में बैठेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं। और कोई भी नियम और कानून बनाने के लिए, कोई भी नियम और कानून बनाने के लिए किसी भी तरीके का आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले एक बिल लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? बिल। बिल आएंगे, उसको बिल में लोकसभा में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ठीक है। उसके बाद बिल यहाँ पे, फिर बिल से लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी डिस्कशन करेंगे, राज्यसभा में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? सबसे हाईएस्ट, इंडिया में सबसे बड़े कौन है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हेड लिख लो, कौन है कॉन्स्टिट्यूशन हेड? कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो हाईएस्ट फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट सिटीजन भी कहलाते हैं, ठीक है। कुछ है कॉन्करेंट लिस्ट, हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ठीक है ना। और ज्वाइंट सीटिंग एक होता है, ज्वाइंट सीटिंग कुछ होता है, आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है। कई बार क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया बिल, राज्यसभा में पास नहीं होते रहता है, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पार्टी हैं। कई बार क्या होता है, अभी जैसे कि रिसेंटली क्या है, बीजेपी का तो बहुमत है, किसमें? बीजेपी का मेजोरिटी किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में क्या उसका मेजोरिटी है क्या? नहीं है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी, जिसको एनडीए बोलते हैं, उन लोग को मिला के उन लोग का क्या हो जाता है, 120 के आसपास हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ सीट और चाहिए रहता है बिल्स पास कराने के लिए, राज्यसभा के लिए। तो कई बार क्या हो जाता है कि ये कम रहता है ना, तो नहीं पास कराते। तो क्या हो जाता है, कई बार ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बिल हो जाता है जिसको आधार बिल होगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, आधार से सब कुछ होता है आजकल। तो उसको पारित कराने के लिए क्या है, दोनों को ज्वाइंट सेटिंग करवा दिए थे मोदी जी, क्योंकि उनको पारित करवाना था। ज्वाइंट कराए, ज्वाइंट सेटिंग कराए। और जब ज्वाइंट सेटिंग कराओगे तो क्या होगा, तो आपका लोकसभा में तो बहुत सारे लोग हैं ना, वोट आ जाएगा, लोग आपके पास है। जैसे ही आप पारित करोगे, पारित हो जाता है। तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन हम लोग कहां से लेते हैं? ये तीनों चीज ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो बहुत सारी चीज कहां से लेते हैं आपको पता रहना चाहिए, उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट चीज कौन कौन सा है? फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी के टाइम कहां से सस्पेंड कर सकते हैं, वो जर्मनी से लेते हैं। उसके बाद कैसे करके इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हो गया, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर ले लेते हैं। ये वाला कहां से लेंगे आपके हिसाब से? रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लेंगे? किसी को कोई आइडिया है? कोई तो बता सकता है? रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लेंगे? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहां से ले सकते हैं? कोई बताएगा? 9th क्लास, 10th क्लास, ये वाला हम लोग प्रिंसिपल कहां से लेते होंगे? फ्रांस से हम लोग लिए हैं ये। उसके बाद फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना इमरजेंसी के टाइम, ये कहां से लेंगे? किसने तंग करके रख दिया था यूरोप में? कौन सा कंट्री में? जर्मनी में। कौन? हिटलर, ठीक है ना। हिटलर जैसा कोई पैदा ना हो जाए बोल के हम लोग ने वहां से लिया है। तो बहुत से अलग अलग कंट्री से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने क्या है, फीचर्स लिया है, ठीक है ना। और उससे हम लोग को देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चल रहा है। 70 साल से चल रहा है, मतलब आगे भी चल जाएगा। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुआ है। तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोला जाता है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को? लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि समय जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द विल ऑफ पीपल या एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के एस्पिरेशन के थ्रू, ठीक। अब देखो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंजेस होता है, ठीक है ना। उसमें ऐसा कोई नहीं है, हार्ड एंड कोर चीज नहीं है। उसमें क्या बोला गया है, रिजिड भी है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एस्पेक्ट में, और कुछ फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है तो कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन है, और कुछ कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। कुछ ऑर्डिनरी लॉ, फॉर एग्जांपल मेरे को मन कर रहा है, मोदी जी को मन किया या फिर किसी को मन किया, क्या बोला, एक नया स्टेट बीच में बना देते हैं, ठीक है ना। तो नया स्टेट बनाने के लिए क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत हार्ड तरीका है क्या? नहीं, सिंपल सा तरीका है। प्रपोजल दो, राष्ट्रपति जी साइन कर दें, आप लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित कर दो और नया स्टेट बन गया। लेकिन कुछ चीज है जिसको चेंज करने में बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। जो फेडरल फीचर होता है, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है फेडरल फीचर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को स्पेशल सेशन बुलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, एनजीएसी एक बनाए रहते, क्या? एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब क्या है कि लॉयर्स लोग को कैसे करके चुनेंगे,
एक ब्यूरोक्रेट को चुनने के लिए हम लोग क्या है यूपीएससी का एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन लॉयर्स कैसे चुनते हैं? लॉयर जो चुनते हैं कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं। लॉयर को चुनने का तरीका क्या है? कोलोजियम सिस्टम। उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग बैठते हैं और कुछ लोग बैठते हैं और क्या करते हैं, नेक्स्ट सक्सेसर चुनते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा काम किया, अच्छा। तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार चांसेस रहता है, क्या है, नेपोटिज्म का चांसेस रहता है, करप्शन का चांसेस रहता है, और क्या होता है, लूप होल हो सकता है। तो क्या बोला जाए, इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए एनजीएसी बना रहे थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मोदी जी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, एकदम पूरा लोकसभा में लगा दिया अपना पूरा टैक्स, ठीक है ना, राज्यसभा में पूरा पास कराने के लिए लगा दिया, सबको बनाते के लिए प्रेसिडेंट से साइन करवा दी। और एक और प्रोसेस होता है, अगर फेडरल सिस्टम को चेंज करना है तो आपको क्या है, 50 स्टेट को आपको कन्विंस करना पड़ता है और वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ता है। कितना बड़ा काम है, एक तो लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा में पूरा उसके बाद 50% स्टेट से पास भी कराओ। तो मोदी जी आए थे, बहुत कोशिश की और किसको पास कराया, एनजीएसी। जैसे ही एनजीएसी पास किया, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि सिस्टम चेंज हो रहा था। इसको यहाँ पे रुके रहो, इसमें कुछ चीज हो जाए, ठीक है ना, उससे पता चलेगा कि अरे प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा कोई चीज होता है बोले, उसके बाद लगेगा। लेकिन ये एनजीएसी है ना, बन नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनली वाइड है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं है। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सब कुछ इतना क्या बोलते हैं, मेहनत करके बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, पूरा हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को समझाते हैं और बन जाते हैं, फिर बाद में बोला जाता है कि ये नहीं बन सकता और इसको क्या स्क्रैप कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे करके स्क्रैप होता है, ठीक है ना, आगे बढ़ा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ठीक है। इंपॉर्टेंट है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बेसिस। क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर वो फेडरल सिस्टम बना है। फेडरल सिस्टम को जब पहले मैं बताया था, फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है, सेंटर है और स्टेट है। तो सेंटर है और स्टेट है, ये फेडरल सिस्टम इजी टर्म है, लेकिन उसका भी बहुत अंदर में जाओगे, बारीकी में जाओगे तो उसका भी बहुत सारी चीजें होता है। फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं बोलेंगे तो उसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होना चाहिए। हाँ, हमारे में तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, पावर का एकदम स्मूथली डिवीजन होना चाहिए फेडरल सिस्टम में। हाँ, केंद्र सरकार का इतना पावर है, राज्य सरकार का इतना पावर है, और ये कहाँ पे लिखा रहता है, और लिस्ट ठीक है 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है, सेंटर स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। उसमें बता दिया है कि भैया इंडियन डिफेंस का बात आएगा तो किसके हाथ में है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा वाली बात आएगी तो किसके पास पावर है, ठीक है ना, नोट छापने का पावर, ठीक है ना, टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, मोदी जी के पास। रेलवे का पूरा पावर किसके पास है, मोदी जी के पास। एजुकेशन में नियम बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। हेल्थ में नियम बनाने का पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो एरिया होता है ना, लैंड होता है, स्टैंप ड्यूटी जो लगाते हैं, तो खरीदी बिक्री जो करते हैं, तो उसका पावर किसके पास है, स्टेट का। पुलिस का पावर किसके पास है, बोलो, पुलिस का पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो एक अलग से पूरा लिस्ट बनाया गया। उसके बाद बताया गया कि फेडरल सिस्टम में क्या है, पावर डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन डिवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगा तो स्टेट को बोलेगा भैया तुम्हारे पास पावर नहीं, एक जगह पे लिखा होना चाहिए ना, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर फेडरल सिस्टम का एक तरीका क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटर्न भी है तो उसका सुप्रीमेसी करना जरूरी है। ये तो जो पावरफुल होगा, सेंटर अगर पावरफुल है, स्टेट छोटे हैं, तो सेंटर वाले स्टेट को बोलेगा भैया मैं पावरफुल हूँ, तो क्या होना चाहिए, नहीं तुम पावरफुल नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है। कौन पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार होगा ना, कई स्टेट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में बहस हो जाती है, भैया ये नियम बना दिया, वो नियम बना दिया। 3 कानून आया था, कृषि वाला, फार्म लॉ। फिर क्या हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके क्या किया, उसका विरोध किए थे और बोले कि नहीं भैया ये आप अपना जरूरत से ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या हो, 1 महीना के बाद मोदी जी को भी वापस लेना पड़ेगा, पावर को लेना पड़ा वापस रिटर्न। तो मोदी जी वापस रिटर्न किया, तो भैया ये वाला लॉ नहीं बनेगा बोल के मैं उसको एब्रोगेट करता हूँ। तो क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि पावर कौन को है, कॉन्स्टिट्यूशन अब पावरफुल है, सुप्रीमेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। इसी कारण ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगर ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वमान्य है इंडिया, ठीक है ना। पोस्ट आपका कहीं पे भी ले लो, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट ले लो, कोई ऑफिसर वाला, या फिर लेजिस्लेटिव पोस्ट ले लो, ठीक है ना, कोई भी चुनाव जीत के, लेकिन पावरफुल कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है वही पावरफुल है, ठीक है। रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस, जुडिशरी है। अभी मैं बताया, अभी रिसेंटली बोला था
नरेंद्र मोदी जी ने एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए पहले लोकसभा में मेहनत किया, फिर राज्यसभा में उसका नहीं था, 100 से कम सीट था, फिर भी उसमें मेहनत करके फिर प्रेसिडेंट से साइन करवा के एक्ट बनाया। उसके बाद जाके फिर क्या हो जाता है, उसको नल एंड वाइड, कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन एंड वाइड बोल के कौन उसको रिजेक्ट कर देता है, इंडियन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, भैया आपने जो नियम कानून बनाया है उसमें इंडिपेंडेंस और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को खतरा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नल एंड वाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बाइकैमरलिज्म। ठीक, बाइकैमरलिज्म में क्या होता है, दो सदन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, कुछ यूनिटरी सिस्टम होता है, क्योंकि कुछ यूनिटरी फीचर रहता है। जो यूनिटरी फीचर होता है, यूनिटरी मतलब नॉन फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर मतलब नॉन फेडरल फीचर। तो क्या होता है नॉन फेडरल फीचर मतलब क्या होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। भैया एक ही किस कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना जाओगे, चाइना में जाओगे तो क्या है, वहां पे तो एक पार्टी है और एक सिस्टम है। चाइना में क्या है, एक कम्युनिस्ट पार्टी, अब चाइना ही है, अपोजिशन कुछ है नहीं, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ही बस है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वही लोग जो लिखे हैं वही है। ठीक है, कुछ जगह पे यूनिटरी फीचर मतलब फेडरल फीचर ना होना, मतलब एक यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्या पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा और स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यूनिटरी मतलब अकेला ही रहना चाहते हैं वाला, ठीक है ना, तो ये रहेगा। और दूसरा ऑल इंडिया सर्विस रहेगा और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में कौन सा जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हो गया कि पूरे देश में एक ही नियम कानून और एक ही जजमेंट काम आ सकता है। ठीक है ना, चाहे वो हाई कोर्ट मुंबई का बोला, हाई कोर्ट कलकत्ता का बोला, हाई कोर्ट तिरुवनंतपुरम का बोला, हाई कोर्ट दिल्ली, तो एक जो निर्णय दिया है उसका जो आउटकम है हर एक पूरे इंडिया को उसमें इफेक्ट पड़ेगा, इसी का इंटीग्रेटेड जुडिशरी है।